गुड मॉर्निंग 11th क्लास। तो बेटा आज हमारा टॉपिक क्या है कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो यू हैव टू प्रूव दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली न्यूटन ने 3 लॉ दिए हुए हैं और तीनों आपने पढ़े हुए हैं। उसमें से जो सेकंड लॉ जो है ना, उसी से ही फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ निकाले हुए हैं। तो आपको आए कि शो दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो आप क्या प्रूफ करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज फर्स्ट लॉ एंड द थर्ड लॉ contained in it, है ना। तो सबसे पहले तो प्रूफ तो बाद की बात है, पहले अगर ऐसे बोलें कि क्यों न्यूटन के सेकंड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी इसी का पार्ट है और न्यूटन का थर्ड लॉ भी इसी का पार्ट है। अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ कि फर्स्ट लॉ कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ, है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ जो है वो सेकंड लॉ में कंटेन्ड है, सेकंड लॉ से ही निकला हुआ है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F इजकल टू एम ए, है ना। यही है ना न्यूटन का सेकंड लॉ, जहाँ F क्या है फोर्स अप्लाइड, M क्या है मास ऑफ द बॉडी, A क्या है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, है ना। अगर हम क्या कर रहे हैं कि फोर्स को जीरो कर दें, कि किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही है ना, तो क्या हो जाएगा, एम ए जीरो होने का मतलब हो गया ए उसका जीरो हो गया। ए जीरो का मतलब हो गया कि जान तो बॉडी आइदर द बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। तो क्या देखा आपने कि अगर बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगी तो बॉडी जो है जहाँ तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। इट मीन्स रेस्ट से मोशन में अपने आप नहीं आ सकती। यहाँ तो अगर मूव कर रही है जिस वेलोसिटी से वही वेलोसिटी से मूव करते रहेगी। इट मीन्स कभी भी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब हो गया कभी भी उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। तो यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, which is the न्यूटन फर्स्ट लॉ, है ना। क्योंकि अगर आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट देखेंगे तो क्या कहती है कि इफ़ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी द बॉडी विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन, विल नॉट चेंज इट्स स्टेट। विल नॉट चेंज इट्स स्टेट का मतलब हो गया अगर रेस्ट पे है तो मोशन में नहीं आ सकती, मोशन पे है तो अपने आप उसकी वो स्पीड उसका मोशन चेंज नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब हो गया F इजकल टू जीरो होने के कारण A जो है उसका जीरो हो जाएगा। तो विच इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब मैं नेक्स्ट पार्ट प्रूव कर रहा हूँ कि थर्ड लॉ कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ, है ना, कि थर्ड लॉ जो है वो भी सेकेंड लॉ का ही पार्ट है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। मान के चलिए कि दो बॉडी ले लेते हैं, ए और दिस इज बॉडी बी। ए बॉडी पर फोर्स जो आ रही है बी बॉडी से, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ एफ ए बी, है ना, और उसकी डायरेक्शन इधर। बी बॉडी पर जो फोर्स आ रही है ए बॉडी से, उसे मैं लिखता हूँ एफ वी और उसकी डायरेक्शन इधर। तो आपने क्या किया, आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी। तो एक सिस्टम ले लिया आपने जो सिर्फ दो बॉडीज़ का है। आइसोलेटेड का मतलब हो गया कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं आ रही है। लेट एफ ए वी क्या है, ये है फोर्स एक्सर्टिंग ऑन, याद रखें जो पहले लिखा ना मैंने बेस में उस पे आ रही है, फोर्स एक्सर्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। एफ बी ए क्या है,
फोर्स एक्सर्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए, राइट। अब देखिए, अगर मैं बोलूँगा कि ए बॉडी पर फोर्स आ रही है बी बॉडी से, तो आपने सेकंड लॉ एक पढ़ा हुआ है, एफ इजकल टू डी पी डी टी। तो जिस बॉडी पे फोर्स आएगी ऑब्वियसली मोमेंटम भी उसी का ही चेंज होगा, है ना। अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स, जैसे मैंने ए स्टूडेंट को थप्पड़ मारा तो बी को थोड़ी लगेगी, ए को ही लगेगी, है ना। तो इसलिए इसी चीज़ से क्या, जब ए बॉडी पे फोर्स आ रही है तो ए बॉडी का ही मोमेंटम चेंज होगा, बी बॉडी पे जो फोर्स आ रही है बी बॉडी का ही मोमेंटम चेंज होगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नाउ एफ ए बी का मतलब हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन ए, इट मीन्स मोमेंटम भी ए का चेंज होगा। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल लेता हूँ, है ना। ऐसे ही बी ए, इट मीन्स बी बॉडी पर फोर्स आ रही है ए बॉडी से, तो अंडरस्टूड है। अगर हम इसे वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का साइन दे दें तो मोमेंटम भी बी का चेंज होगा, है ना। मोमेंटम जहाँ ए की डायरेक्शन क्या रहेगी, जो डायरेक्शन फोर्स की है, जिस तरफ फोर्स लगा उसी के तरफ जो है मोमेंटम की डायरेक्शन रहेगी जहाँ पे दी। तो मैं इसे सेकंड ले लेता हूँ। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड भी है, तो ये क्या बन जाएगा, लेफ़्ट साइड एफ ए बी, लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट साइड ऐड कर दो और राइट साइड में राइट साइड ऐड कर देते हैं हम। ये आ गया हमारे पास, राइट। अब इसे मैं ऐसे लिखता हूँ, एफ ए बी प्लस एफ बी ए, है ना। तो ये आ गया डी बाई डी टी, दोनों के पास है, इट मीन्स मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, है ना, जिसे आप एफ से लिख सकते हैं, एफ ए बी एफ बी ए, है ना, डी बाई डी टी। आपने बोला कि पूरे सिस्टम में दो ही बॉडी है, दोनों बॉडी के मोमेंटम को सम, इट मीन्स पूरे सिस्टम का मोमेंटम हो गया जी, है ना। अब आपने देखिए इधर क्या लिखा था, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो गया कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रही है ना। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहता है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स नहीं आ रही हो तो उसका मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, वो मोमेंटम भी उसका कांस्टेंट रहेगा, है ना। जब मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट चीज़ का डेरिवेटिव हमेशा जीरो लेते हैं हम, ये आ गया। तो सिंस एफ इजकल टू जीरो, कैसे आपने बोला एफ इजकल टू जीरो, क्योंकि आपने ऊपर बोला कि सिस्टम आइसोलेटेड है, तो देयरफॉर पी पूरे सिस्टम का कांस्टेंट होगा, है ना। और पूरे सिस्टम का कांस्टेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पूरे सिस्टम का नहीं होगा, जीरो। इसका मीनिंग हो गया एफ ए बी प्लस एफ बी ए इजकल टू जीरो। इसका मीनिंग हो गया एफ बी ए इजकल टू माइनस एफ ए बी इजकल टू माइनस एफ बी। इसका मतलब हो गया कि एक्शन जो है इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन, और यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो आपने प्रूफ कर दिया कि न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो भी सेकंड लॉ में ही कंटेन है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ यहाँ से आपने ड्राइव किया, ये सेकंड लॉ तो है, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी सेकंड लॉ में कंटेन है, क्योंकि ये भी न्यूटन का सेकंड लॉ ही है। तो इससे प्रूफ हो गया कि न्यूटन सेकंड लॉ इज़ द रियल ऑफ मोशन।